तो भाइयों आज हम लोग बात करेंगे इथीरियम की टोकेनॉमिक्स के बारे में। इथीरियम 2 मर्ज के बाद इथीरियम की टोकेनॉमिक्स बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गई है और ये इथीरियम के अगले 1 साल में उसके प्राइस पे कैसा इम्पैक्ट डालेगी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इथीरियम की टोकेनॉमिक्स समझते हैं। तो जैसे आपको पता है कि बिटकॉइन की मैक्सिमम सप्लाई 21 मिलियन ही होगी, मतलब 21 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन कभी नहीं होंगे। लेकिन इथीरियम के साथ ऐसा नहीं है। इथीरियम की जो सप्लाई है वो फिक्स्ड नहीं है, वो हर बार बढ़ती रहती है, हर सेकंड बढ़ती रहती है जैसे जैसे नए ब्लॉक प्रोड्यूस होते हैं। तो जब तक इथीरियम मर्ज नहीं हुआ था तो प्रूफ ऑफ वर्क में हर ब्लॉक माइन करने पे माइनर को 2 इथीरियम मिलते थे। पहले ज़्यादा मिलते थे और लगातार इसको कम किया गया और अभी ये 2 इथीरियम था। जब भी कोई माइनर नया ब्लॉक क्रिएट करता था, हर 12-15 सेकंड में उसको 2 इथीरियम मिल जाते थे। जब इथीरियम प्रूफ ऑफ स्टेक में गया मर्ज में, तो ये ब्लॉक रिवॉर्ड बहुत ही ज़्यादा घट गया, एकदम नॉमिनल हो गया। ब्लॉक प्रोपोज़िशन या ब्लॉक नया करने पे आप सिर्फ 0.005 ईथ ही मिलता है। अच्छा, ये लगातार एडजस्ट होता रहता है इन्फ्लेशन के हिसाब से कि कितने लोगों ने स्टेक कर रखा है, कितने वैलिडेटर हैं, उस तरह से। लेकिन ये रिवॉर्ड बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। लेकिन रिवॉर्ड तो है, लेकिन इससे रिवॉर्ड है तो इथेरियम की सप्लाई बढ़ेगी, लेकिन इससे ये एक और कारण है कि आगे आने वाले 1 साल में इथेरियम की सप्लाई बढ़ने की जगह घट भी सकती है। वो कैसे? पिछले साल इथेरियम ने एक चेंज इम्प्लीमेंट किया था जिसको फी बर्न चेंज करते हैं या फिर EIP 1559 भी बोलते हैं। इस चेंज के अंदर इथेरियम ने अपना गैस मॉडल बदल दिया था जो उसका फी मॉडल है। पहले क्या होता था कि हर ब्लॉक में अपने ट्रांजैक्शन को डालने के लिए लोग ये बोलते थे कि मैं गैस का इतना प्राइस दूंगा, तो मेरे ट्रांजैक्शन को पहले डाल दो। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्राइस देते थे और गैस उससे क्या होता था, फीस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी और ट्रांजैक्शंस कम जा पाते थे और इसके कारण से ये फी मॉडल काफ़ी सही नहीं था। तो पिछले साल इथेरियम ने जो नया मॉडल प्रपोज किया था, उस मॉडल के अंदर क्या था कि अब एक बेस फी होगी। बेस फी के बाद अब आप टिप दे सकते हो। तो सबको बेस फी देनी पड़ेगी। बेस फी के बाद मान लीजिए आपको अपना ट्रांज़ैक्शन जल्दी डालना है तो थोड़ी टिप दे सकते हो। तो ये आप उसी तरह समझो कि मान लो स्विगी में आप जब ऑर्डर करते हो तो एक फीस होती है। उसके बाद आप राइडर को टिप भी दे सकते हो। तो अगर राइडर को आप टिप दोगे तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपके ऑर्डर को पहले पहुँचाने की कोशिश करेगा। तो इसमें यही यही मॉडल था, बेस फी थी जो नॉर्मल फी और उसके बाद एक टिप का मॉडल था। इससे क्या हुआ, इथेरियम की ट्रांजैक्शन कैपेसिटी बढ़ गई और फीस का फ्लक्चुएशन भी कम हो गया। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि जो उसकी बेस फी थी, उसको वो बंद कर देते थे। वो किसी पम्प माइनर के पास नहीं जाती थी, सिर्फ टिप्स जाती थी। तो जो बेस फी को बंद कर देते थे, तो इससे क्या होता था, इथेरियम सप्लाई घटती थी। तो अब इथेरियम का माइनिंग रिवॉर्ड इथेरियम सप्लाई बढ़ाता है और जो फीस बर्न होती है घटाता है। लेकिन माइनिंग रिवॉर्ड इतना ज़्यादा था कि इस फीस का कोई फ़र्क नहीं था। लेकिन जब इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक में बदला, प्रूफ ऑफ स्टेक में मर्ज हुआ, तब ये जो सप्लाई बढ़ने वाला है, ब्लॉक रिवॉर्ड ये बहुत ही कम हो गया और फीस बर्न उतनी उसी हिसाब से रहा। तो अब जो इथेरियम का इन्फ्लेशन है वो बहुत ही कम हो गया है, वो 0.5% से भी कम है। इस समय करीब 0.3, 0.2 to 0.3% के आसपास है। और जैसे-जैसे इथेरियम पे अडॉप्शन बढ़ेगा, जैसे-जैसे इथेरियम पे और ज़्यादा ट्रांज़ैक्शंस होंगे, तो वैसे-वैसे और ज़्यादा फ़ीस आएगी। लेकिन उसी के साथ जो इश्यूएंस है, जो इथेरियम का इन्फ्लेशन है, वो लगभग उतना ही रहेगा। तो आने वाले समय में फ़ीस ज़्यादा बर्न होगी और इन्फ्लेशन कम उतना ही रहेगा। तो जो टोटल जो सप्लाई है वो घट जाएगी इससे, क्योंकि फीस ज़्यादा बर्न हो रही है और नया इथेरियम कम बन बन रहा है, तो माइनस में फीस सप्लाई होने लगेगी। तो इसी के एस्टिमेशन को देखते हुए पिछले इस चीज़ को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है कि अगले 1 साल में इथेरियम के सप्लाई में क्या इम्पैक्ट हो रहा है। ऑलरेडी जो इथेरियम की सप्लाई का जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ही कम हुआ। मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ आपको कि लगभग डेली 10 से 11 हज़ार के इथेरियम नए प्रिंट होते थे, नए बनते थे। अब वो घट के डेली 400 से 500 हो गए हैं। तो आप समझ लीजिए कितना बड़ा चेंज आया है कि कहाँ 10 से 11 हज़ार, कहाँ 300 से 400। तो अब इतने ही इथेरियम बनना है और जैसे-जैसे ज़्यादा इस्तेमाल होगा वैसे-वैसे फ़ी ज़्यादा बर्न होगी, तो ये घटते चले जाएँगे और माइनस में हो जाएँगे।
इससे क्या होगा कि इथेरियम का एक अल्ट्रासाउंड मनी नैरेटिव है। मतलब इथेरियम सबसे साउंड मनी है, क्यों? इसकी सप्लाई घट रही है बढ़ने की जगह, और इसका एडॉप्शन बहुत ज़्यादा है, बिटकॉइन से भी ज़्यादा है, कई सारे एप्लीकेशन इस पे डिपेंड करते हैं। तो ये नैरेटिव जैसे ही पिक करेगा, इथेरियम का प्राइस $10,000 से भी ऊपर जा सकता है, जो कि उसका फर्स्ट टारगेट है। और इथेरियम फ्लिपनिंग, जो एक और नैरेटिव है कि इथेरियम बिटकॉइन को मार्केट कैप में फ्लिप कर देगा, वो भी संभव होगा अगले बुल मार्केट के अंदर। इसलिए आपको इथेरियम की सप्लाई और इसके अराउंड नैरेटिव्स पे बहुत नज़र रखनी है। और अगर आप बिटकॉइन को बहुत पसंद करते हो और इस तरह की बिटकॉइन मैक्सिमलिस्ट हो, तो तब भी आपको इथेरियम को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिटकॉइन का मेन सेलिंग पॉइंट है कि बिटकॉइन की स्कार्सिटी, उसकी सप्लाई फिक्स्ड है 21 मिलियन। वो इथेरियम तोड़ सकता है, उसको फ्लिप कर सकता है। तो आपको इथेरियम की सप्लाई पे बहुत ज़्यादा नज़र रखनी है और इनके नैरेटिव्स पे नज़र रखनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।